हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। तो आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश बजट की बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश का बजट 25-26 रहा है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा थ्योरिकल बात करेंगे। जब थ्योरिकल हमारी बात हो जाएगी तो उसके बाद जो होगा हम फैक्ट के साथ बात करेंगे, जो कि आपको फैक्ट यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको याद भी यहाँ पर हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा। तो दोनों वीडियो मतलब एक ही वीडियो में दोनों चीजें होंगी, आप उसको थोड़ा सा अच्छे से इसको कवर करिएगा, क्योंकि दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बातें ज्यादातर सिमिलर होंगी, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट वहां पर फैक्ट के साथ होंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर थ्योरिकल बातें हम करेंगे। बहुत सारे लोगों को थ्योरिकल अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को फैक्ट। तो हम दोनों चीजों पर हम एक ही वीडियो में बात कर लेंगे। तो हमारा आज का पहला रहता है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26, है ना। सबसे पहले उत्तर प्रदेश कौन से सरकार के वित्त मंत्री हैं? तो हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, और इनके द्वारा 20 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 25-26 के लिए राज्य बजट जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो वित्त मंत्री कौन थे? सुरेश खन्ना थे। 20 फरवरी 2025 को बजट को पेश किया था। यह याद रखना है, अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट रहा है, क्योंकि इसकी बात किया है तो 8,08,736.06 करोड़ रुपए का इस वर्ष का बजट रहा। 2024-25 की अगर तुलना की जाए तो यहाँ पर 9.8% से अधिक बजट को यहाँ पर बता रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9.5% से ज्यादा बजट यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि पिछले वर्ष का जो बजट था 6,75,587 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन इस वर्ष का 8 करोड़ से ज्यादा का बजट है। ध्यान रखिएगा। बजट में 22% जो हिस्सा है बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए 22% का हिस्से को निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखना है 13% जो बजट है वो शिक्षा के क्षेत्र के लिए, एजुकेशन क्षेत्र के लिए दिया गया है। वहीं 11% हिस्से की बात की तो कृषि एवं अन्य सेवाओं के लिए दिया गया है, जो कृषि संबंधित सेवाएं होती हैं, एग्रीकल्चर संबंधित, उसके लिए दिया गया है। और 6% जो आपकी हिस्सेदारी है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दी गई है। वहीं 4% का जो है आपके संसाधन दिए गए सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो आप कहोगे सर हमें तो ये याद नहीं हो पाया। याद करने के लिए अभी हम जो हमने अभी बताया था फैक्ट, तो उस पर बात भी करेंगे, है ना। वो सब चीजें आपको फैक्ट में अच्छे से याद हो जाएगी। प्रॉपर पहले सुन लो, एक दो बार अच्छे से याद हो जाएगा। तो 13% सबसे ज्यादा किसका, 22% सबसे ज्यादा किसका है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। 13% शिक्षा क्षेत्र के लिए, 11% कृषि से संबंधित, 6% जो है शिक्षा से संबंधित, और 4% सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों से संबंधित है। बजट में पूंजीगत परिव्यय की अगर बात करें, कुल बजट का लगभग कितना है? तो पूंजीगत परिव्यय की बात की जाए 20.05% आपके बजट में पूंजीगत परिव्यय को शामिल किया गया है। वही अगर बात करें 25-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका कितना निर्धारित किया गया है? 2.97% हिस्सेदारी की गई है। जो कुल बजट की बात किया है तो 91,39,980 लाख रुपए यहाँ पर जो है अनुमानित यहाँ पर किया गया है। बजट में कुछ प्राप्तियां और व्यय भी होते हैं, जैसे हमारे जेब में कुछ रुपए आता है और रुपए कुछ जाता भी है, तो इसी तरीके से बजट में भी कुछ रुपए आता है और कुछ रुपए जाता है। इसको समझते हैं। जैसे राज्य के 2025-26 के बजट में बात की जाए, सरकार का जो कुल रुपए है वो कितना प्रस्तावित बताया गया है? तो व्यय जो प्रस्तावित है वो आपका 8,08,736.06 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अनुमानता है ऐसा कि बजट में जो इतना खर्च होगा, जबकि कुल कितना आ सकता है बात की जाए तो यहाँ पर 7,79,242.65 करोड़ जो है अनुमानित यहाँ पर बात की जा रही है। अगर करोड़ हम कहना भूल जाए तो याद रखना करोड़ में ही बात की जाती है भाई, हमारा जेम का बजट बात नहीं करी जा रही है। यहाँ पर सरकार के बजट की बात की जाए तो लाख करोड़ साथ में लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो आने से ज्यादा हमारा खर्च हो रहा है ना। आने से ज्यादा क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो कितना यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें जो है 6,62,690.93 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां शामिल होंगी। वहीं 1,16,551.72 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां यहाँ पर शामिल होंगी। तो जो प्राप्तियां हैं वो दो जगह से आती हैं, एक तो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, एक पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। मान के चल रहा हूं इकोनॉमिक क्लास में आप लोगों ने अच्छे से इसको कवर किया होगा, ठीक है। चलिए अगर हम दूसरे पॉइंट पर बात करें तो 5,50,172.21 करोड़ रुपए कर राजस्व में प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व बात किया है तो 2,95,000 करोड़ रुपए, और केंद्रीय करों का अंश की बात किया राज्य में तो 2,55,172.21 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात की जा रही है। मोटी मोटी बात ये कही जाए कि जो कर राजस्व में जो आपका होगा, इसमें केंद्र का और राज्य का स्वयं अलग अलग है दोनों का। इसमें राज्य का अलग है और केंद्र का अलग है, जिसमें से राज्य की हिस्सेदारी ज्यादा है जबकि केंद्र की हिस्सेदारी का देखा जाए तो कम है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, 50 लाख का है, लेकिन अंतर है।
2025-26 के दौरान प्रदेश सरकार का जो कुल व्यय की बात किया है तो 8,08,736.06 करोड़ रुपए जो अनुमानित खर्च बताया गया है, इसमें से 5,83,174.57 करोड़ रुपए राजस्व लेखे पर होंगे, मतलब कि राजस्व पर होंगे। और पूंजी लेखे पर खर्च की बात किया है तो 2,25,561.49 करोड़ रुपए जो है आपके पूंजीगत लेखे पर खर्च करने की बात की जा रही है। जिस तरीके से राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, उसी तरीके से खर्च भी होते हैं, एक राजस्व खर्च होते हैं, एक पूंजीगत खर्च होते हैं। तो राजस्व खर्च ज्यादा है पूंजीगत खर्च की अपेक्षा, लगभग दोगुना होती है। राजकोषीय घाटे की बात किया तो 91,399.80 करोड़ रुपए अनुमानित बताया जा रहा है। अब आप कहोगे सर ये कहां से निकल आया, तो ये ऐसे निकल आया, अभी शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भाई आपका देखा जाए तो यहाँ पर जो खर्च है वो कितना हो रहा है, 8,08,736 करोड़ रुपए, एक अनुमान, ठीक है। और प्राप्तियां कितनी हो रही हैं, 7,79,242 यहाँ पर करोड़ रुपए। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस तो आ रहा था ना, तो यही डिफरेंस जो यहाँ पर निकल के आता है 91,399 यहाँ पर जो क्या है आपका करोड़ रुपए अनुमानित है, अगर राजकोषीय घाटा की बात की जाए। वहीं अगर 25-26 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात की जाए जीएसडीपी की, तो 2.97% के रूप में यहाँ पर बताया गया है। 2.97 आपका सकल राज्य घरेलू जीएसडीपी है। कर प्राप्तियों के संदर्भ में बजट की बात किया है तो 25-26 के दौरान जो राज्य वस्तु एवं सेवा कर स्टेट जीएसटी जो वैट उसको बोलते हैं 1,30,425 करोड़ रुपए है, जबकि आबकारी शुल्क की बात की है तो 63,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और स्टाम्प पर पंजीकरण के लिए 38,150 करोड़ रुपए के यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। वाहन कर से 14,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान है। तो ये जो हमने अभी बात की आपसे, जैसे स्टेट से कितना प्राप्त हुआ 1,30,425 करोड़ रुपए, आबकारी शुल्क से 63,000 करोड़ रुपए, स्टाम्प पंजीकरण से 38,150 करोड़ रुपए, वाहन वगैरह से जो कर लगती हैं उस पर 14,000 रुपए, ये प्राप्तियां हैं, ये प्राप्त सरकार को कहां से हो रही हैं इसकी थी। अब कुछ बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। अब ये बात आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो अभी हम आगे जो बात करेंगे ओनली फैक्ट पर, तो उस पर और समझ लेंगे, ठीक है। बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। अब देखो घोषणाएं इसमें अलग हैं और उसमें घोषणाएं अलग है, क्योंकि उसमें हमने योजनाएं रखी हैं, इसमें घोषणाएं हैं, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बना के चलना है, वरना आप सोचो कि सेम ही सेम है, हम तो नहीं देखेंगे, लेकिन देख के चलोगे तभी फायदा मिलेगा। चलिए बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बजट में अगर घोषणाओं की बात की जाए तो बजट में इस वर्ष जो है बजट में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अभी तक 51,000 रुपए की धनराशि दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर जो है 1 लाख रुपए कर दी गई है। कितना, 1 लाख रुपए कर दी गई है। और वहीं पर विधवा पुनर्विवाह और उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए जो सहायता राशि थी उसको भी अब 1 लाख रुपए कर दिया गया। तो आप ऐसे मोटे तौर पर समझो, सामूहिक विवाह योजना के तहत अभी तक 1 लाख रुपए नहीं मिल पाते थे, 51,000 रुपए मिलते थे, अब उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया है। पुनर्विवाह के लिए, पुत्रियों के विवाह के लिए यहाँ पर भी अब 1 लाख की राशि यहाँ पर कर दी गई है। बजट में की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार इसके लिए एक आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने भी जा रही है। ध्यान रखिएगा, आउटसोर्सिंग भर्ती निगम है उसको भी बना रही है। 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज के लिए ऐसे कर्मियों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड भी बनवाया जा रहा है। मतलब कि एक तो आयुष्मान कार्ड आपने सुना होगा, है ना, लेकिन एक ऐसा भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है जिसके तहत 5 लाख तक का राज्य भी यहाँ पर कवर करेगी। ये पॉइंट है वो अलग अलग सबकी बात हो रही है, इसको ध्यान रखना है ना। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज अब होने वाले हैं, जिसमें 44 राज्य सरकार के द्वारा संचालित होंगे और 36 जो होंगे निजी क्षेत्र के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में संचालित होने वाले हैं। तो प्रदेश में अब 80 मेडिकल कॉलेज बनने की बात की गई है इस बजट में। 44 गवर्नमेंट बनाएगी, राष्ट्र गवर्नमेंट बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी, और 36 जो होंगे आपके निजी क्षेत्र की गवर्नमेंट बनाएगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर बनाएगी। बजट में 25-26 में बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर लखनऊ में एक स्मारक सांस्कृतिक केंद्र का भी प्रस्ताव रखा गया है। और यह जो है हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र के तहत जो है स्थापक को प्रस्तावित यहाँ पर किया जाएगा। संत कबीर के नाम पर इसमें 10 वस्त्रोद्योग पार्क को भी निर्माण किया गया है और संत रविदास के नाम पर ही 2 चर्मोद्योग पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। नेक्स्ट आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की भी यहाँ पर स्थापना की जा रही है। और लखनऊ में यहाँ पर रखना है, लखनऊ में अटारी कृषि प्रक्षेप पर 251 करोड़ रुपए की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क का भी यहाँ पर स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो सीड पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, लखनऊ में बनाया जाएगा। किसकी स्मृति में बनाया जाएगा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति में बनाया जा रहा है। प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नाम पर भी कैंटीन और विश्रामालय यहाँ पर जो है स्थापित करने की बजट में घोषणा भी की गई है।
मेधावी जो छात्र होते हैं, अच्छे छात्र होते हैं, पढ़े लिखने वाले छात्र होते हैं, उनको 400 करोड़ रुपए की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना भी इसमें प्रस्तावित की गई है, जो एक मेधावी छात्रों के लिए 400 करोड़ रुपए तक की रानी लक्ष्मीबाई की योजना के माध्यम से स्कूटी को बांटा जाएगा। महात्मा अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास भी प्रदान यहाँ पर बात इस बजट में की गई है। प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब कि एआई के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने के लिए लखनऊ में, ध्यान रखना, लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिटी के रूप में स्थापना 5 करोड़ रुपए के लिए आवंटन किए गए और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की भी स्थापना को लिए 3 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है बजट में बात की गई है। नेक्स्ट आता है कि राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस वेज बनाने का निर्णय भी लिया गया है कि 4 नए और एक्सप्रेस वे बनाएंगे साथ में, जिसमें पहला होगा गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ेगा, जो कि बिन्यन एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था पर यहाँ पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट आता है कि मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण किया जाएगा, जिस एक्सप्रेस का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। प्रदेश की अगर हम आर्थिक स्थिति की मोटी मोटी बात करें तो नीति आयोग ने ऐसा कहा है कि वित्त वर्ष 14-15 से लेकर 22-23 तक की अवधि में, मतलब कि लगभग देखा जाए तो 10 साल की अवधि में राज्य की राजकोषीय स्थिति के संबंध में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य मतलब कि फ्रंट रनर्स की श्रेणी में आ चुका है। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स की बात की है तो पूर्व वर्ष की तुलना में 22-23 में बढ़कर 45.9% यहाँ पर जो है हो चुका है। तो ध्यान रखना है, नीति आयोग ने अग्रणी राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को रख दिया है, वो भी फ्रंट रनर की श्रेणी में रख दिया है। आरबीआई ने द्वारा कहा गया है कि राज्यों के बजट के संबंध में 24-25 में प्रकाशित जो अध्ययन रिपोर्ट है उसके अनुसार देश के सभी राज्यों की स्वयं कर प्राप्तियां उत्तर प्रदेश का हिस्सा 2022-23, 23-24 और 24-25 में क्रमशः 9.9%, 10.5%, 11.6% रहा है, जो कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का ही। अब देखो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि उत्तर प्रदेश से एक अच्छी स्थिति किस राज्य की है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य की है। क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद किस राज्य की अच्छी स्थिति है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की अच्छी स्थिति है। किसकी बात कर रहा है, तो आरबीआई ने वित्त के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। वहीं अगर बात करें कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय में देखा जाए तो 10.9, 11.9, 12% रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश का औसत की बात की जाए, देखो ये तो सभी राज्यों का रहा है ना, 10.9 से लेकर 12% तक। वहीं उत्तर प्रदेश के औसत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का 13.8, 16, 16.7% रहा है। मतलब कि आप ये कहोगे राज्यों के विकास व्यय में भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है प्रतिशत जो है अच्छा रहा है। प्रदेश में ऋणग्रस्तता जो रहा है 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थी, जबकि घटकर जो है 22-23 के वास्तविक आंकड़ों में 30.4% केवल हो चुकी है इस समय, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करें 2017-18 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जीएसडीपी का मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए स्तर पर थी, जबकि देखा जाए तो केवल 5 साल के अंतराल 24-25 में 2 गुना हो चुका है, मतलब कि 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और वहीं 25-26 के अंत तक ऐसा बताया जा रहा है कि 30.77 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का लक्ष्य यहाँ पर हो सकता है। आर्थिक अर्थव्यवस्था में, आर्थिकी की व्यवस्था में जीएसडीपी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। वही बात अगर की जाए वित्त वर्ष 16-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो थी 52,671 रुपए थी। कहां पर बात कराए, 16-17 में। लेकिन मात्र 3 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति 19-20 में बात किया तो 65,660 रुपए स्तर पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर कुछ तो बढ़ा है। और इसके बाद अगर 23-24 में बात की जाए तो प्रति व्यक्ति आय जो है 93,514 यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, आप 16-17 से अगर बराबर देखोगे। वही अगर वित्त वर्ष 24-25 में बात किया तो 1 लाख रुपए से अधिक होने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब 1 लाख रुपए से अधिक 24-25 में आंकड़े पे पहुंच जाएगी। आय वृद्धि अगर बात की जाए तो पहले से 12.2% से बढ़कर 12.5% हो चुकी है। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं हुआ है, 0.3% का योगदान दिया गया है। 22-23 में कृषि, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र पर राज्य की अर्थव्यवस्था के योगदान की बात की है तो आपकी कृषि क्षेत्र में 24%, विनिर्माण के क्षेत्र में 30% और सर्विस क्षेत्र में 40% का जो है आपका स्थिर कीमतों पर रहा है। तो आप ऐसा कहोगे सबसे ज्यादा किसमें है, सर्विस सेक्टर में है, उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग में है, उसके बाद आपका कृषि में, सबसे कम कृषि में है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा है। हाल ही में स्टेट बैंक की भी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। देखो अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया जा रहा है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया जा रहा है। प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। यहां से क्वेश्चन बनेगा किस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है उत्तर प्रदेश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो आप कहेंगे भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है। अंतिम में इस पीडीएफ का आता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात करके देश में कुल निर्यात में 11% हिस्सेदारी को रखता है। तो उत्तर प्रदेश अगर बात की जाए कि निर्यात में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को रखता है, तो 11% उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी को रखने को हिस्सा जो है मिलता है उत्तर प्रदेश का केवल। बाकी तो और राज्यों का अलग अलग है, लेकिन केवल उत्तर प्रदेश 11% रखता है। तो अपने आप में ये बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए अब हम फैक्ट पर बात कर देते हैं। जो फैक्ट होंगे वो बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। जैसे अगर हम फैक्ट की बात यहाँ पर करें, उत्तर प्रदेश का बजट 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा। 2025-26 का बजट कौन से नंबर का था? 9वें नंबर का यह 25-26 का बजट था। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर, उस पीडीएफ में ये चीज नहीं थी, इस पीडीएफ में डाल दी गई। और यहाँ पर उस पीडीएफ में अगर आप एक चीज और नोटिस करना कि वहां पर हमने कुछ योजनाओं के बारे में नहीं बताई थी। यहाँ पर देखो अलग अलग योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे, तो अलग अलग है दोनों चीजें, तो आपको ध्यान रखना है। तो 9वां बजट था, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्तुत किया था। बजट में 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट को इस बार पेश किया गया है। 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए को पेश किया गया है ना। पिछली बार 24-25 की बजट की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई, जो मैंने आपको बताया था। पिछले वर्ष का बजट कम था। और यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर 2,84,38,34 करोड़ रुपए की जो है आपकी नई योजनाओं को इसमें जो है शामिल भी किया गया है। ठीक है। कुल प्राप्तियों की बात की जाए तो आपके कुल प्राप्तियां 6,62,690.39 करोड़ रुपए। और पूंजीगत प्राप्ति की बात की जाए तो 1,16,55,551,551.72 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां। बोलने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आपको लिखा है, थोड़ा समझ लेना है ना। पूंजीगत व्यय की बात किया है, कुल बजट का लगभग कितना है? पूंजीगत व्यय जो है 20.5 है। इंपोर्टेंट है, हाईलाइट किया है, तभी मैंने उस पर चक्कर लगाया है ना, क्योंकि भी इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पूंजीगत व्यय कुल बजट का 20.5%। बजट घाटा की बात की है तो यहाँ पर 29,493.41 करोड़ रुपए का बजट घाटा बताया जा रहा है। राजकोषीय घाटे की बात की है तो 91,399.80 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है करोड़ रुपए में राजकोषीय घाटा बताया जा रहा है। पूछा जाए कि जीएसडीपी का कितना है? 2.97% है। बजट की टैगलाइन क्या थी इस वर्ष की? तो बजट की टैगलाइन थी वंचित को वरीयता। वंचित को वरीयता टैगलाइन थी। मतलब कि थीम क्या थी, विषय क्या था, ये याद रखो आप लोग। देखो उस पीडीएफ में नहीं था, इसमें आ गया। तो बजट गरीब, किसान, युवा, महिला उत्थान को समर्पित इस वर्ष का बजट रहा है। वंचित को वरीयता इस बजट की जो है आपकी थीम रही है। अगर बजट का हम क्षेत्रवार विवरण करें, बुनियादी ढांचा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22%, शिक्षा क्षेत्र के लिए 13%, कृषि संबंध क्षेत्र के लिए 11%, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए 6%, सामुदायिक या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के लिए 4% जो है बजट का यहाँ पर क्षेत्रवार आवंटन किया गया है। सभी क्षेत्रों पर विस्तार पर चर्चा करें तो बुनियादी ढांचा और शहरी विकास के लिए 4 नए एक्सप्रेसवे को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई कोसिया तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। 900 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। दूसरा है विंध्यन एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र को जोड़ेगा। 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण की बात किया तो योजना में मेरठ को हरिद्वार से जोड़ेगा। 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 50 रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। लखनऊ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई सिटी का विकास के लिए भी 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित यहाँ पर किए गए हैं। तो इतना सब आपकी जो है योजनाओं को लागू किया गया है। साइबर सुरक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन अगर हम बात की जाए, रिसर्च पार्क के लिए, प्रौद्योगिकी अनुसंधान पार्क के लिए स्थापना 3 करोड़ रुपए की बताई गई है और लखनऊ में स्थापित की जाएगी। राज्य में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के लिए विकास के लिए सड़कों के चौड़ीकरण के लिए योजना 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मतलब कि जो सड़कें होंगी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के लिए, उसको चौड़ा किया जाएगा। राज्य सड़क निधि से सड़कों के लिए रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ रुपए और निर्माण के लिए 28 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात बजट में की गई। प्रदेश में असफल 750 नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जिसमें डार्क जोन असफल 569 नलकूपों के लिए 909 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, व्यवस्था की गई। गंगा प्रदूषण रोकने के लिए 67 सीवरेज संबंधी परियोजनाओं के लिए यहाँ पर जो है कुल स्वीकृति धनराशि 14,823 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। 24-25 के बजट में प्रारंभ की गई
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 100 करोड़ रुपए को यहाँ पर प्रस्तावित जो है किया गया है। हर साल ऐसा कहा जा रहा है कि 1 लाख सूक्ष्म उद्यमियों की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त और ऋण उपलब्ध यहाँ पर करवाया जाएगा। बात किया है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में 30,000 करोड़ के निवेश के लिए 8 डेटा सेंटर पार्क की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर नीति जो 24 में पेश की गई थी, उत्तर प्रदेश में चौथे नंबर पर राज्य है, तो गुजरात जो है प्रथम स्थान पर है सेमीकंडक्टर नीति में। तो सेमीकंडक्टर नीति में गुजरात पहले स्थान पर हो गया, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 2200 मेगावाट उत्पादन करने का जो है विद्युत का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अयोध्या को आदर्श सौर सिटी, 16 नगर निगमों को सौर सिटी, नोएडा को भी सौर सिटी के रूप में विकसित यहाँ पर की जाने की बात की गई है। इस कड़ी में झांसी की बात किया है तो 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा का संयंत्र भी स्थापना का प्रस्तावित यहाँ पर रखा गया है। अगर बात करें कोल इंडिया लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से जालौन में 500 मेगावाट की सौर योजना को लिए परियोजना को प्रस्तावित भी किया गया। तो उत्तर प्रदेश की जालौन एक पिछड़ा क्षेत्र है जहां पर 500 मेगावाट के लिए सौर योजना की प्रस्तावित किया गया, जिसमें कोल इंडिया और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड जो है ज्वाइंट रूप से कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत बात किया 25-26 में 3000 सौर मित्रों को कौशल प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो गया है, कोल्ड वगैरह, तो इस वजह से। राज्य राजधानी क्षेत्र की बात किया है 2024 के तहत 6 जिलों शामिल किया गया है, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं बाराबंकी। ध्यान रखना है। प्रदेश में आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए बात किया है 17 लाख रुपए आवास को आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 36 लाख रुपए आवंटन यहाँ पर किए गए। तो शहरी क्षेत्र के लिए 17 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 36 लाख रुपए आवंटन यहाँ पर किए गए हैं। अमृत योजना 2.0 के तहत अब तक 39 लाख पेयजल कनेक्शन प्रदान यहाँ पर किए गए हैं। शहरी बाढ़ वर्षा जल निकासी योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर प्रस्तावित किए गए। मुख्यमंत्री हरित सड़क अधोसंरचना विकास के लिए शहरी क्षेत्र के लिए 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित यहाँ पर किए गए। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मनरेगा के तहत वित्त वर्ष 25-26 के लिए 34 करोड़ रुपए मानव सर्जन का दिवस के लिए यहाँ पर किया गया है। ध्यान रखना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2045 करोड़ रुपए जो है आवंटन यहाँ पर किए गए हैं। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हमने अभी बात की है किस क्षेत्र से? बुनियादी ढांचा और शहरी विकास क्षेत्र से हमने बात की है। अब हमारी किस पर बात हो रही है? अब हमारी हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा के व्यवस्था के क्षेत्र के लिए। तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो बुनियादी सुविधा के विकास के लिए है वो 2000 करोड़ रुपए को प्रस्तावित यहाँ पर किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए 666 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण गोरखपुर में किया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए को व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आता है कि पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान जो संचालन है वो 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री प्रशिक्षता योजना के लिए 100 करोड़ रुपए को आवंटन यहाँ पर किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत जो कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रा होती है उनकी स्कूटी प्रदान की जाएगी और इसी के तहत मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय स्थापना जो है मिर्जापुर में यहाँ पर की जा रही है। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल जो है प्रतियोगिता के लिए 25 स्वर्ण, 24 रजत, 50 कांस्य पदक सहित 99 पदक उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए। आगरा में एक साइंस सिटी भी स्थापना की जा रही है, जिसकी लागत जो है 25 रुपए बताई जा रही है। वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा कृषि संबंध योजनाओं से संबंधित। दलहन तिलहन फसलों के लिए उत्पादन में वृद्धि के लिए निःशुल्क मिनीकट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर कृषि क्षेत्र में की जा रही है। उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के तहत बीज पार्क विकास परियोजनाओं के संचालन किया जा रहा है, जिसके लिए 251 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। विश्व बैंक की सहायता से बात किया है तो उत्तर प्रदेश एग्रीज परियोजना 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई के लिए 720 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत 650 करोड़ रुपए और आवारा गायों के भरण पोषण के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित यहाँ पर किए गए। चौथी आती है हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.13 करोड़ रुपए आयुष्मान कार्ड जो है उत्तर प्रदेश में बने और उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें प्रथम स्थान पर है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनना है।
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी। बलिया और बलरामपुर में बात किया है तो सुशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय को स्थापना के लिए 27 करोड़ रुपए, और यहाँ पर बात किया है कि एवं 25 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। तो बलिया के लिए 27 करोड़ रुपए, बलरामपुर के लिए 25 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आती है हमारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। प्रति बालिका को यहाँ पर जो है 25,000 रुपए यहाँ पर जो है दिए जाएंगे। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर, झांसी, आगरा के लिए 7 जिलों में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण की नई योजना को प्रस्तावित यहाँ पर किया जा रहा है, जिसकी लागत 170 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1,000 प्रति माह पेंशन यहाँ पर मिलेगी। अब तो वृद्धावस्था में है और किसान पेंशन योजना के तहत अब उनको प्रत्येक लाभार्थी को 1,000 रुपए हर माह जो है दिए जाने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, और प्रदेश का जो बना वृक्षावरण है उसके लिए 9.96 हो गया है। बनावरण और वृक्षावरण के लिए वृद्धि में जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर अब आ चुका है। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध का प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो गोरखपुर जिले के कैंपियर रेंज में स्थापित किया रहा है, और जिले की बात किया तो महाराजगंज जिले में लाल सिर वाला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। गोरखपुर में ही उत्तर प्रदेश वानिकी औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नवीन योजना को प्रस्तावित भी यहाँ पर किया गया है। साथ में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सीतापुर जिले में निमिष नारायण के लिए वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि को प्रस्तावित किया गया है। इसी की तरह मिर्जापुर में त्रिज्यवाकार क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोई मंदिर परिक्रमा पथ का निर्माण किया जा रहा है, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की भूमि का अधिग्रहण यहाँ पर किया जाएगा। श्री बांके बिहारी जी महाराज का मंदिर, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा 223 करोड़ रुपए का। वाराणसी में पीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना का भी यहाँ पर जो है 72 जनपदों में इंडिया केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बजट की कुछ अन्य तथ्य हैं, उनके बारे में बात करें। जैसे नीति आयोग के द्वारा 14-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें उत्तर प्रदेश को अग्रणी फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 2024 से 2019 के दौरान 33% रहा है, और 2022-23 में बढ़कर जो है 45.09% हो चुका है। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश को अच्छा बता रही है, आपके अग्रणी राज्यों में बता रही है। आरबीआई की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि 24-25 के अनुसार राज्यों के कर प्राप्तियों में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र है। बात की जाए 24-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान बताया जा रहा है, और 2023-24 में ही प्रदेश भारत की जीडीपी वृद्धि जो है 9.6 थी, जबकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि 11.6 थी। अब आप ऐसा समझ लो कि भारत की जीडीपी से ज्यादा वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि कर रही है। भारत की जीडीपी 9.6 और उत्तर प्रदेश की 11.6% जीडीपी वृद्धि कर रही है। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो चुका है भारत के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय अगर 23-24 में 93,514 रुपए हो चुकी है, ध्यान रखना है, अभी डिटेल में मैंने बताया था आपको। जनपद मुख्यालय में 58 नगर निकायों का आदर्श सम्राट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रति नगर निकाय की बात किया तो 2.50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। 2 अक्टूबर 2024 को जीरो प्रॉवर्टी अभियान का प्रारंभ किया जाएगा। तो गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को जीरो प्रॉवर्टी अभियान का प्रारंभ किया गया, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 करोड़ कृषकों के लिए 79,500 करोड़ रुपए को डीबीटी से भेजा गया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर से भी भेजा गया है 3 करोड़ कृषकों को। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 19 सितंबर 2019 से लागू की गई है। बात की जाए औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर अब हो चुका है औसत गन्ना के उत्पादन। लखपति महिला योजना की बात किया तो 31 लाख से अधिक दीदियों को यहाँ पर चिन्हांकन किया गया, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी में शामिल यहाँ पर कर लिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक की बात किया है तो 1.86 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसमें वर्तमान में 2 लाख 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित यहाँ पर की जा रहे हैं, है ना, इन लोगों को। केंद्र में द्वारा 1 मई 2016 से उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत को किया गया था। मुख्यमंत्री वित्त वर्ष 24-25 महिलाओं की सहभागिता की बात किया 42% है, जबकि मनरेगा के तहत मानव दिवस का सृजन जो है उत्तर प्रदेश में प्रथम रहा है। लगभग 96 लाख एमएसएमई की संख्या
और 1.65 करोड़ रोजगार उपलब्धता में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ चुका है। उद्यम पोर्टल रिपोर्ट बताती है जनवरी 2024 में ईसीसी अकाउंट में उत्तर प्रदेश देश में एमएसएमई की संख्या में 9% योगदान के साथ तीसरे स्थान पर है। मतलब कि आपका जो एमएसएमई रजिस्टर्ड होते हैं उसमें 9% योगदान उत्तर प्रदेश दे रहा है, जिसमें तीसरे स्थान पर है भारत में। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 9.57 लाख खातों में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर पहुंच चुका है, जनधन खातों के साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है 6.52 करोड़ नामांकन के साथ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है 2.28 करोड़ नामांकन के साथ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.67 करोड़ परिवारों को, जो ग्रामीण परिवार है, उनको नल से जल प्रदान किया गया, जिसमें से 2.34 करोड़ रुपए घरों में उपलब्ध यहाँ अभी तक हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या की बात करें तो 2018 में 173 थी, जो 2022 में बढ़कर अब 205 हो चुकी है। 2022 में 205 हो चुकी है बाघों की संख्या। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है वह बाघ को दोगुनी करने वाला यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। अंतिम में हमारा है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को किया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर आपके बजट के बारे में 2 तरीके से बात की, एक तो पूरी टोटल फैक्ट पर बात की है, एक टोटल थोड़ा सा थ्योरिकल बात की है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थ्योरिकल भी याद हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को फैक्ट के साथ याद होता है। आप अपने हिसाब से 2-3 बार वीडियो को देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, क्योंकि आपके लिए हम वीडियो थोड़ा लेट लाते हैं, लेकिन वही वीडियो लाते हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आई थिंक आप लोग को ये चैनल पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद।